हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आप सभी, आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जी असिस्टेंट प्रोफेसर। सोशियोलॉजी में कोई भी एग्जाम हो, हर के लिए मस्ट है, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। बस आपके सब्जेक्ट ग्रुप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। इसके पहले हमने बहुत सारे शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं और भी क्लास हो चुकी है। जो लोग नहीं देखे उसे ज़रूर देखें आप लोग। ओके, तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? ईर्ष्या से, तुलना से, तुलनात्मक अभाव बोध से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? ये तुलनात्मक अभाव बोध से, ऑप्शन सी। इसकी हम यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या को हम यहाँ पर लाए हैं। समाजशास्त्री रॉबर्ट के मॉर्टन के अनुसार संदर्भ समूह व्यवहार का मुख्य आधार तुलनात्मक अभाव बोध होता है। जब व्यक्ति स्वयं की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या समूह से करता है और स्वयं को अपेक्षाकृत वंचित महसूस करता है, तो उसके व्यवहार, आकांक्षाओं और दृष्टिकोण पर उस संदर्भ समूह का अभाव पड़ता है। इनके कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति स्वयं की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करता है, ठीक, किसी दूसरे व्यक्ति या समूह से करता है, तो स्वयं को अपेक्षाकृत वंचित महसूस करता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई है, आपसे आप दोनों लोग, ऐसे होता है ना, लोग कहते हैं कि फलाने तुम, आप माँ बाप जो माता पिता होते हैं तो बोलते हैं कि तुम क्या करते हो, अभी तक तुम्हारा कहीं नहीं जॉब लगा। देखो फलाने का लड़का, शर्मा जी का लड़का तो ऐसे पढ़ रहा है, टॉपर बन गया, और तुम क्या कर रहे हो। तुलना करते हैं ना, ये महसूस करता है। तो उसके व्यवहार, आकांक्षाओं और दृष्टिकोण पर संदर्भ समूह का प्रभाव पड़ता है जब तुलनात्मक होता है। तो ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित है। किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित है वैयक्तिक भूमिकाएं, सत्ता का प्रत्यायोजन, गुट, वैयक्तिक हित। किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित है, औपचारिक संरचना में निहित है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। वैयक्तिक भूमिकाएं, सत्ता का प्रत्यायोजन, गुट, वैयक्तिक हित। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट पे बताएं। तो यहाँ पर सत्ता का प्रत्यायोजन हो जाएगा, ऑप्शन बी। किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित होती है सत्ता का प्रत्यायोजन। इसकी भी व्याख्या हम देख लेते हैं नीचे। किसी संगठन की औपचारिक संरचना, फॉर्मल स्ट्रक्चर में कार्यों, पदों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्धारण होता है। इसमें उच्च स्तर से निम्न स्तर तक अधिकारों का हस्तांतरण या सत्ता का प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया जाता है, ताकि संगठन सुचारू रूप से कार्य कर सके। वैयक्तिक भूमिकाएं अनौपचारिक पक्ष से संबंधित हो सकती है। और सी है उसमें गुट, अनौपचारिक संगठन का भाग होते हैं। डी वैयक्तिक होते हैं, व्यक्तिगत स्तर की बात है, औपचारिक संरचना का तत्व नहीं है। सही उत्तर इसमें सत्ता का प्रत्यायोजन है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हम आपको बताए हुए थे, यहाँ पर सत्ता का प्रत्यायोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज बनता है व्यक्तियों से, व्यक्तियों के संबंधों से, संस्थाओं से, समितियों से। समाज बनता है व्यक्तियों से, व्यक्तियों के संबंधों से, संस्थाओं से। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? ये व्यक्तियों के संबंधों से होता है। समाज बनता है व्यक्तियों के संबंधों से। इसकी व्याख्या हम नीचे लाए हैं, देख लेते हैं इसकी व्याख्या को भी हम। समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के बीच स्थापित सामाजिक संबंधों, सोशल रिलेशनशिप का जाल है।
इसी कारण समाजशास्त्र में समाज को सामाजिक संबंधों की व्यवस्था माना जाता है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा था? तो मैकाइवर पेज कहे थे, व्यक्तियों के संबंधों से। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हम भी बताए थे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। पशुओं में समाज तो होता है पर डैश नहीं। पशुओं में समाज तो होता है पर डैश नहीं। संस्कृति, संगठन, समिति, संस्था। तो पशुओं में क्या नहीं है? पशुओं में समाज तो होता है पर संस्कृति नहीं। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। पशुओं में समूह या समाज और कुछ प्रकार का संगठन देखने को मिलता है, लेकिन संस्कृति यानी कि कल्चर जैसे भाषा, रीति रिवाज, मूल्य, परंपरा और पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक रूप से सीखा गया व्यवहार केवल मनुष्य की विशेषता मानी जाती है। इसमें संस्कृति हो जाएगी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें समाज की विशेषता है? निम्न में से किसमें समाज की विशेषताएं हैं? पारस्परिक जागरूकता, समानता और समानता, सहयोग, सहायता, सरलता, जटिलता। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? समाज की विशेषता सहयोग और सहायता हो जाएगा, समानता और असमानता, सरल से जटिल, पारस्परिक जागरूकता। तो इसमें आपका सभी आ जाना चाहिए। हम इसमें व्याख्या को देख लेते हैं नीचे। देखिए यहाँ पे दिया है व्याख्या। समाज की प्रमुख विशेषताएं: पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अवेयरनेस, समानता एवं असमानता, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। जबकि सहयोग, सहायता समाज में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध या प्रक्रियाएं हैं, और सरलता, जटिलता समाज के प्रकार हैं, न कि समाज की मूल विशेषता है। तो इसमें 1 और 2 हो जाएंगे, पारस्परिक जागरूकता, समानता और असमानता। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, पारस्परिक जागरूकता, समानता और असमानता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समूह की व्याख्या ओवर्ट तथा कवर्ट के आधार पर किया है? किसने समूह की व्याख्या ओवर्ट तथा कवर्ट के आधार पर किया है? बोटोमोर, फेयरचाइल्ड, अगबनोनिमकॉव, गिटलर। तो किसने किया है ये? ओवर्ट और कवर्ट के आधार पर गिटलर ने किए हैं। इसकी भी व्याख्या है, नीचे देख लेते हैं। सभी लोग बस शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। समाजशास्त्री गिटलर ने समूहों का वर्गीकरण ओवर्ट यानी कि प्रकट तथा कवर्ट यानी कि अप्रकट समूहों के आधार पर किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी बताए थे, गिटलर को। नेक्स्ट है, स्वनिर्देशी समाज पर निर्देशी समाज तथा परंपरा निर्देशी समाज की अवधारणा किसने दी है? स्वनिर्देशी समाज, परनिर्देशी समाज तथा परंपरा निर्देशी समाज की अवधारणा किसने दी है? डेविड रिजमैन, शोवर्ग, एली चिनाय, हाबहाउस। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? नीचे हम व्याख्या में देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। डेविड रिजमैन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द लोनली क्राउड 1950 में समाज के 3 प्रकार बताए हैं। तो इनकी पुस्तक है द लोनली क्राउड 1950 में। इसी पुस्तक में इन्होंने क्या बताया है? समाज के 3 प्रकार बताते हैं: परंपरा निर्देशी समाज, स्वनिर्देशी समाज, परनिर्देशी समाज। तो इसमें डेविड रिजमैन हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डेविड रिजमैन हो जाएंगे। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? व्यक्तित्व की जड़ें संस्कृति में होती है, संस्कृति की जड़ें व्यक्तित्व में होती है, संस्कृति की जड़ें बर्ताव में होती हैं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन सही है? व्यक्तित्व की जड़ें संस्कृति में होती है, संस्कृति की जड़ें व्यक्तित्व में होती है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ऐसे तो इसका राइट आंसर ये होना चाहिए, तो इसका हम देख लेते हैं व्याख्या में। समाज शास्त्र और मानव शास्त्र के अनुसार संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्ति जिस संस्कृति में पला बढ़ा होता है उसी के अनुसार उसका व्यवहार, मूल्य, विश्वास और व्यक्तित्व विकसित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। जैसा कि हमने बताया है व्यक्ति की जड़ें संस्कृति में होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते रहे हैं, इस प्रसारवाद के समर्थक हैं। संस्कृति संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते रहे हैं, इस प्रसारवाद के समर्थक हैं ग्रेबनर, एंकरमैन, रॉबर्ट लॉबी, इलियट एवं पैरी। तो इसमें सभी हो जाएंगे, यहाँ पर डी हो जाएंगे सभी। व्याख्या भी देख लेते हैं इसका हम। प्रसारवाद के प्रमुख समर्थकों में फ्रिट्ज ग्रेबनर, एंकरमैन, रॉबर्ट लॉबी तथा जी इलियट स्मिथ एवं डब्ल्यू.जी. पेरी शामिल हैं। इनका मानना था कि संस्कृति के तत्व और संस्कृति संकुल एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसारित होते हैं, तो यहाँ पर डी हम बताए थे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज की भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया है? किसने समाज की भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया है? हटन, मैलिनोवस्की, श्री अरबिंदो। क्या हो जाएंगे? किसने समाज की भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया है? क्या हो जाएंगे यहाँ पे? इसकी व्याख्या देख लेते हैं हमें। तो ये एल्सवर्थ हटिंगटन भौगोलिक निर्धारणवाद के प्रमुख समर्थक थे। उनके अनुसार जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां समाज, संस्कृति और सभ्यता के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, तो ये हटिंगटन हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे हटिंगटन। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है, रूथ बेनेडिक्ट का नाम निम्न में से किस अवधारणा के साथ जुड़ा है? रूथ बेनेडिक्ट का नाम निम्न में से किस अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है? सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना। तो क्या हो जाएंगे ये सांस्कृतिक प्रतिमान होना चाहिए। देखते हैं व्याख्या में। अमेरिकी मानवशास्त्री रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पैटर्न्स ऑफ कल्चर 1934, ये क्वेश्चन भी बन सकता है क्योंकि पुस्तक कौन सी है, सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा प्रस्तुत की। इसी पुस्तक में उन्होंने दिए हैं, ठीक है। उनके अनुसार प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट प्रतिमान होता है जो उस समाज के व्यवहार, मूल्यों और जीवन शैली को दिशा देता है। तो ये सांस्कृतिक प्रतिमान हो जाएंगे। ऊपर हमने बताया है आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में किस स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है? समाज में किस स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है? जब एक समाज की संस्कृति दूसरे समाज की संस्कृति के पिछड़ जाती है। बी, जब संस्कृति दो पारस्परिक निर्भर भागों में से एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ जाता है। उक्त दोनों कथन सही है, उक्त दोनों कथन गलत है। इसमें समाज किस स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है? जब एक समाज की संस्कृति दूसरे समाज की संस्कृति से पिछड़ जाता है, जब संस्कृति की दो पारस्परिक निर्भर भागों में से एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ जाता है।
आई होप कि बी होना चाहिए इसका आंसर। व्याख्या में हम देख लेते हैं। W.F. ऑकबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी है। उनके अनुसार भौतिक संस्कृति मटेरियल कल्चर तेजी से बदलती है, जबकि अभौतिक संस्कृति नॉन मटेरियल कल्चर अपेक्षाकृत धीमी गति से बदलती है। इसी कारण संस्कृति के दो परस्पर निर्भर भागों में असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। तो यहाँ पर बताए थे ना हम आपको, सेकंड क्वेश्चन सही है, ऑप्शन बी। जब संस्कृति की दो पारस्परिक निर्भर भागों में से एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ जाता है तो वो सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। किसके अनुसार? ऑकबर्न के अनुसार। नेक्स्ट है, सभी लोग एक बार शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा संस्कृति के भौतिक पक्ष को उजागर करती है? निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा संस्कृति के भौतिक पक्ष को उजागर करती है? धर्म, सभ्यता, नैतिकता, समाजीकरण। संस्कृति के भौतिक पक्ष को उजागर करती है। तो इसकी हम व्याख्या को देखते हैं। बी होना चाहिए ऐसे तो। सभ्यता, सिविलाइजेशन संस्कृति के भौतिक मटेरियल एवं तकनीकी पक्ष को दर्शाती है, जैसे भवन, सड़क, मशीनें, परिवहन, संचार आदि। जबकि धर्म, नैतिकता, समाजीकरण संस्कृति के अभौतिक पक्ष से संबंधित है। ध्यान दें, यदि आपकी उत्तर कुंजी में ये दिया गया है तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएंगे, सभ्यता हो जाएंगे। ये गलत है, किसी पुस्तक में आपका ये दिया गया है आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने सर्वप्रथम विकसित की है? सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा सर्वप्रथम किसने विकसित की है? मैकाइवर, कृत्रिम सोरोकिन, रॉबर्ट रेडफील्ड, विलियम एफ ऑकबर्न। तो सांस्कृतिक विलंबना किसने दी है? ये विलियम एफ ऑकबर्न। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं इनकी हम। विलियम एफ ऑकबर्न ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल चेंज, कितनी बार आया हुआ है पुस्तक ये एग्जाम में, सोशल चेंज 1922 में लिखी गई थी। ये इसी पुस्तक में उन्होंने सांस्कृतिक विलंबना कल्चरल लैग की अवधारणा प्रस्तुत की है। उनके अनुसार भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है, जबकि अभौतिक संस्कृति अपेक्षाकृत धीमी गति से बदलती है। इससे दोनों के बीच असंतुलन उत्पन्न होती है। तो ये विलियम ऑकबर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भावुकता प्रबल होती है। भावुकता प्रबल होती है परिवार में, भीड़ में, संस्था में, जनता में। तो ये भीड़ में हो जाएगा। यहाँ पर इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भीड़ क्राउड की प्रमुख विशेषता अधिक भावुकता, आवेग और तर्कहीन व्यवहार होती है। भीड़ में व्यक्ति अक्सर समूह की भावनाओं से प्रभावित होकर कार्य करता है, इसलिए भावुकता सबसे अधिक भीड़ में पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, औपचारिक संबंध निम्न में से किन समूहों का लक्षण है? औपचारिक संबंध निम्न में से किन समूहों का लक्षण है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, स्थानीय समूह, अस्थायी समूह। क्या आ जाएंगे? औपचारिक संबंध निम्न में से किन समूहों का लक्षण है? औपचारिक, तो ये द्वितीयक हो जाएगा। द्वितीयक हो जाएगा औपचारिक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हमें। औपचारिक संबंध फॉर्मल रिलेशनशिप द्वितीयक समूह की प्रमुख विशेषता है। ऐसे समूहों में संबंध व्यक्तिगत भावनाओं के बजाय कार्य, नियम और उद्देश्य पर आधारित होते हैं। विद्यालय, कार्यालय, कंपनी, सरकारी विभाग, ये क्या है? द्वितीयक संबंध है। तो ऑप्शन यहाँ पर भी बताए थे आपको। नेक्स्ट है, संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाओं अरण्य व्यवस्था, बर्बर व्यवस्था,
सभ्य अवस्था में किस विद्वान ने बताई है? रॉबर्ट स्पेंसर, मॉर्गन, टायलर, फ्रेजर। तो ये मॉर्गन ने बताए हैं, ऑप्शन बी। इनकी व्याख्या देख लेते हैं हम यहाँ पे। लुइस हेनरी मॉर्गन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एंशियंट सोसाइटी 1877 में मानव संस्कृति के विकास को 3 प्रमुख अवस्थाओं में विभाजित किया है: अरण्य अवस्था, सेवेजरी, बर्बर अवस्था, बर्बरिज्म, सभ्य अवस्था, सिविलाइजेशन। यह सिद्धांत संस्कृति विकास, कल्चरल इवोल्यूशन से संबंधित है। याद रखने की ट्रिक: मॉर्गन 3 अवस्थाएं, अरण्य, अर्बन, बर्बर और सभ्य। यहाँ पर ऑप्शन बी बताए थे आपको, मॉर्गन है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय समूह हितों के प्रति चेतन समूह। क्षेत्रीय समूह हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह। ये वर्गीकरण दिया गया है मैकाइवर एम पेज ने, किंग्सले डेविस ने, आर.के. मॉर्टन ने, विरस्टीड ने। क्षेत्रीय समूह हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह। ये वर्गीकरण दिया है। किसने दिया है इसकी हम व्याख्या को नीचे देख लेते हैं। समाजशास्त्री रॉबर्ट विरस्टीड ने समूहों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है: क्षेत्रीय समूह, टेरिटोरियल ग्रुप्स, हितों के प्रति चेतन समूह, इंटरेस्ट कॉन्शियस ग्रुप्स, निश्चित संगठन वाले समूह, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, अनिश्चित संगठन वाले समूह, इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। यह वर्गीकरण समाजशास्त्र में समूहों के अध्ययन का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? रॉबर्ट विरस्टीड। यहाँ पे रॉबर्ट विरस्टीड हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक समाज शामिल है। आधुनिक समाज शामिल है अभिसमयों द्वारा, विधि शासन द्वारा, दैवी शक्ति द्वारा, भौतिक बल द्वारा। आधुनिक समाज शासित है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? आधुनिक समाज शासित है अभिसमयों द्वारा, विधि शासन द्वारा, दैवी शक्ति द्वारा, भौतिक बल द्वारा। आधुनिक, तो ये भौतिक बल होना चाहिए, डी। इसकी व्याख्या नीचे देख लेते हैं। आधुनिक समाज में सामाजिक व्यवस्था और शासन मुख्य रूप से विधि लॉ पर आधारित होता है। सभी नागरिक कानूनों के समक्ष समान होते हैं और शासन कानून के अनुसार चलता है, न कि दैवी शक्ति केवल परंपराओं, अभिसमयों या भौतिक बल के आधार पर। याद रखने की ट्रिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? विधि शासन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर देखें हम, विधि शासन, ऑप्शन बी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी। आधुनिक समाज शासित है विधि शासन द्वारा। व्याख्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? आधुनिक समाज में सामाजिक व्यवस्था और शासन मुख्य रूप से विधि लॉ पर आधारित होता है। सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं और शासन कानून के अनुसार चलता है, न कि दैवी शक्ति केवल परंपराओं, अभिसमयों या भौतिक बल के आधार पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, भगवान दास, स्वामी विवेकानंद। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये यहाँ पे स्वामी विवेकानंद होंगे। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने व्यक्ति से अधिक समाज और राष्ट्र को महत्व देने की भावना पर बल दिया है। स्वामी विवेकानंद व्यक्ति से अधिक समाज और राष्ट्र को महत्व देने की भावना पर बल दिया है। उनके विचारों में सामूहिक चेतना और हम की भावना प्रमुख थी। इसीलिए
सामान्य ज्ञान एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रश्न का उत्तर स्वामी विवेकानंद माना जाता है। यानी स्वामी विवेकानंद इसको मैं के स्थान पर हम की बात कहे थे, और मैं और मुझे की बात को इसलिए था मिड ने कहे थे। ठीक है, याद रखिएगा, मैं और मुझे की बात कौन किया था? मिड ने, जीएस मिड ने किए थे, और मैं के स्थान पर हम की बात कौन किया था? स्वामी विवेकानंद किए थे। ओके, तो आज की सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई। क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।